अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा अगला टॉपिक है वो यूएस इंपीरियलिज्म के ऊपर है। वील सी हाउ यूएस इवेंचुअली लीड्स टू एनेक्सिंग एंड कॉलोनाइजिंग अदर कंट्रीज एज वेल, और किस तरह से अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस इंक्रीज करता है। सबसे पहले फैक्टर्स जो थे दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। यूएस को अपनी मार्केट्स को एक्सपैंड करना था, उसको रॉ मटेरियल्स को एक्सेस करना था इनटू डिफरेंट कंट्रीज, व्हिच इज व्हाई उसने इट फाइनली डिसाइडेड टू गो विद द इंपीरियलिज्म का जो प्लान था उसका, या डिफरेंट कंट्रीज की तरफ को इन्वेड करना। दैट्स व्हाट यूएस डिड। अच्छा, यूएस नेवर इंपीरियलाइज मतलब इंपीरियलिज्म उस तरह से हार्डकोर वाला या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं था उसका इंपीरियलिज्म का। इट वुड इंक्रीज इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट विल इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन अ पर्टिकुलर कंट्री, eventually controlling the economy of the country through various methods, और यही उसका कॉन्सेप्ट होता था इंपीरियलिज्म का in most of the cases। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी था, where Americans thought that they were a superior race, ठीक है, and it was combined with the religious factors as well, where the religion also or their priests of that time also supported this concept कि हाँ, they're a superior race and they're supposed to guide the inferior races towards the path that they are following, their path of democracy and everything। अच्छा, उसके बाद नेवल पॉलिसी भी, a lot of the naval ship captains, a lot of the naval forces, they advised the American government that they need to look outward if they want to expand eventually। फिर उनके सामने एक यूरोपियन एग्जाम्पल भी थी। बाय यूरोपियन एग्जाम्पल मतलब उन्होंने देखा हुआ था कि जी प्रीवियसली हाउ डिड द यूरोपियंस pursue the path of imperialism, उन्होंने किस तरह से किया और कितने सक्सेसफुल रहे थे वो। तो they had the example, which is why they also wanted to look forward, they wanted to step into the shoes of the European powers and see कि अच्छा जी किस तरह से exactly एक मुल्क जो है वो अमीर हो जाता है with respect to colonizations। उसके बाद जी रोल ऑफ पर्टिकुलर लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। थियोडोर रूजवेल्ट बीइंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर दैट वांटेड टू पुश फॉर इंपीरियलिज्म। सो इनका जो उस टाइम की जो हुकूमत थी, उस टाइम के जो लीडर्स थे, दे आल्सो वांटेड टू पुश फॉर इंपीरियलिज्म। अच्छा जी, फिर एक्सपेंशन की बात करते हैं। विल गो एरिया वाइज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक में सबसे पहले हवाई आ जाता है 1898 में, जिस तरह से उसकी एनेक्सेशन हुई थी। सो 1875 में अमेरिकन जो थे, दे वेंट टू द आइलैंड, दे बिकेम शुगर ग्रोअर्स, ठीक है, अपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया उन्होंने, ठीक है। 18 अब ये डेट साथ साथ लिखते जाइएगा। 1887 में, ठीक है, किंग कलाकवा ऑफ हवाई, ठीक है, he basically signed, he was forced by the white community or the business community to sign a constitution that brought the king under the powers of the business community, which was highly unfair। और 1893 में किंग की जो बहन थी, she took control, she revolted against the concept of the dominance of the American powers or the white community। और 1893 में, ठीक है, she tried to do was she tried to bring the business community under her control। The business community revolted, they asked America for help and America eventually annexed Hawaii, ठीक है। अलास्का की परचेज, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 1867 में हुआ था फ्रॉम रशिया। अलास्का वाज नोन एज सीवर्ड्स फॉले बिकॉज तब का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड जो था, ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन अलास्का, और अलास्का प्रूव टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल in terms of जितनी extractions हुई थी metals की from Alaska a lot later। पहले इसकी benefits इतने नजर नहीं आए थे। उसके बाद जी लैटिन अमेरिका की बात करते हैं। सबसे पहले कैरेबियन सी एरिया। अब कैरेबियन सी एरिया में बेसिकली डॉलर डिप्लोमेसी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। डॉलर डिप्लोमेसी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बेसिकली इस तरह से समझाया था कि जी यूएस जो था, इट वुड इन्वेस्ट इन द स्मॉलर रिपब्लिक्स जिनका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता, दे वर हाईली अनस्टेबल, they relied on US to fix their finances, to fix their law and order, to bring their country into order, ठीक है। However, the US जो basically investments इस नजर से उसने की थी कि it would take control of the smaller republics, वो उसी के सर के ऊपर पड़ जाता था, because the US continuously had to send forces into those republics and fix their law and order situation। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डॉलर डिप्लोमेसी बोलते हैं, because that's how it brought the smaller republics under its control। सबसे लंबा आपका जो है एनेक्सेशन है वो क्यूबा की है, बिकॉज क्यूबा किस लिए है, विच फॉर अ टाइम यूएस ने किया था, बट देन फिडेल कैस्ट्रो के टाइम पे वो फिर वो चला गया अराउंड 1958। अच्छा, सबसे पहले वो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट इसलिए कि एक वॉर आ जाती है, स्पेनिश अमेरिकन वॉर। अच्छा, एक टैरिफ था विच वाज नोन एज द विल्सन गवर्नमेंट टैरिफ इन 1894, जिसने रिस्ट्रिक्शंस पुट कर दी थी ऑन यूएस इंपोर्ट ऑफ शुगर।
अब दिस हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्यूबन्स अ लॉट बिकॉज क्यूबा एक्सपोर्ट करता था शुगर टू यूएस और वो सरवाइव करता था इस चीज के ऊपर। इसके अलावा यूएस का बड़ा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी था क्यूबा के अंदर एज ए नेशन बिकॉज क्यूबा जो था इट हैड अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यूएस वांटेड टू बाय क्यूबा फ्रॉम स्पेन ऑल्सो और काफी बार इजहार भी किया था इस चीज का यूएस ने। क्यूबा बेसिकली कंट्रोल द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द इंटायर ट्रेड विद द सदर्न कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, इसलिए बहुत इंटरेस्ट था अमेरिका को इसमें। अच्छा, कुछ क्यूबा के इस टाइम पे उस तरह से हालात आगे रिवॉल्ट की तरफ जाते हैं कि नेशनलिस्ट थे क्यूबा के, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द स्पेनिश कंट्रोल। स्पेन ने जनरल बुचर को भेजा हु वाज ब्रूटल विद देम विद द क्यूबन्स, ठीक है। अमेरिका इवेंचुअली एंटी क्यूबा हो गया एकदम से, ठीक है, बिकॉज इट सॉ हाउ द क्यूबन्स वर सफरिंग एंड डिड नॉट लाइक स्पेनिश कंट्रोल ऑफ क्यूबा, एंटी स्पेन हो गया। अच्छा, उसके बाद जी 1898 में एक मिस्टीरियसली एक एक्सप्लोजन हुआ था अमेरिकन बैटलशिप का, ठीक है, जो कि दैट वाज सेंट टू क्यूबा टू प्रोटेक्ट द यूएस सिटीजंस ओनली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूएस सिटीजंस। अच्छा, तब कांग्रेस ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया कि स्पेन शुड लीव क्यूबा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वॉर। साथ ही साथ कांग्रेस ने ऑल्सो पास किया एक टेलीग्राम विच वाज द टेलर अमेंडमेंट, जिसमें कांग्रेस ने क्लियरली कहा कि वी आर नॉट ट्राइंग टू एनेक्स क्यूबा, वी आर ओनली ट्राइंग टू लिबरेट क्यूबा फ्रॉम स्पेन। हाउएवर दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ वेरी यूएस थिंग टू डू बिकॉज अगर स्पेन निकल जाता है तो इवेंचुअली यूएस का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है क्यूबा के ऊपर, ठीक है। सो द वॉर एंडेड, ऑल्सो ऑब्वियसली यूएस वन द वॉर, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 1898 में, जिसमें क्यूबा दिया गया था, स्पेन ने क्यूबा दिया, प्यूर्टोरिको दिया, उससे प्यूर्टोरिको दिया यूएस को, एंड फिलीपींस दिया था यूएस को। फिलीपींस वाज गिवन टू यूएस फॉर, आई एम राइटिंग इट डाउन, आई एम राइटिंग द अमाउंट डाउन फॉर यू so it's easier for you to understand. ठीक है, Philippines was given to US for this much amount. अच्छा जी, उसके बाद अब ट्रीटी ऑफ पेरिस भी साइन हो गई, द वॉर एंडेड। फिर पनामा कैनाल आ जाती है। अब जिसको आप पनामा बोलते हैं ना, इट वाज द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया हैड बेसिकली अलाउड यूएस टू बिल्ड अ 16 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ canal between the Atlantic and the Pacific in return for money. Colombia जो था, it denied the right in around 1903. Colombia legislature ने मना कर दिया। Panama revolted and it declared its independence. जब Panama declared its independence and it became an independent country, it allowed US to continue with the previous agreement that the US had with respect to that strip of land. ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूएस जो था, कॉस्ट ऑफ पनामा कैनाल वाज, ये एमसीक्यू पर्पसेस के लिए $387 मिलियन थी, ठीक है। और इवेंचुअली आपकी जो पनामा कैनाल थी वो बन गई थी, ठीक हो गया। अब फार ईस्ट में जाते हैं तो फिलीपींस, आपको याद हो तो क्यूबन वॉर के बाद फिलीपींस वाज गिवन टू यूएस फॉर द अमाउंट दैट आई रोट डाउन इन द प्रीवियस स्लाइड। अब हुआ यह था कि यूएस डिड नॉट वांट टू लीव फिलीपींस, बट फिलीपींस स्टार्टेड रिवोल्टिंग। जब यूएस कुड नॉट कंट्रोल फिलीपींस फर्दर, इट बेसिकली बाय द जोन्स एक्ट ऑफ 1916 Philippines was given the right of self-government. And Philippines was eventually handed over to the natives on July 4, 1946. ठीक हो गया। आखिरी रह जाता है हमारा चाइना। चाइना में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था बिकॉज आफ्टर द साइनो-जापानीज वॉर, चाइना बिकेम अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर 4 डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स, ठीक है, नेमली रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब इन चारों ने फोर्स किया चाइना को कि अपने पोर्ट्स को लीज आउट कर दो, एंड ईच पोर्ट बिकेम अ स्फीयर इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इस पॉइंट पे जॉन जे जो था, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही टॉक्ड टू ग्रेट ब्रिटेन टू फॉर एन ओपन डोर पॉलिसी विद चाइना, जिसकी तहत 3 चीजें डिसाइड हुई थी। पहला ये था कि ईच कंट्री इज गोइंग टू रिस्पेक्ट अनदर कंट्री स्फीयर इन्फ्लुएंस, टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे बाय द चाइनीज, एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ्स एंड रेट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जापान जो था, उसने बड़े आराम से ये वायलेट कर दिया था, ये ओपन डोर प्रिंसिपल, विच इज वाई द एंटायर ओपन डोर पॉलिसी फेल्ड, और चाइना दिस एनेक्सेशन दैट द यूएस हैड ऑफ अ पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन चाइना, इट ऑल्सो फेल्ड विद टाइम। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वुड्रो विल्सन के ऊपर। वुड्रो विल्सन के ऊपर अगेन आपको एक छोटा सा नोट आ जाएगा, मैक्सिमम ये आ जाता है, लेकिन इसके अलावा नहीं आता, ठीक है। मे बी लाइक अ नोट और मे बी विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वॉर 1 अगर कोई
बात पूछनी हो या एक कोई प्रोग्रेसिव मूवमेंट के ऊपर अगर कोई बात होगी तो शायद वो कोई लंबा सवाल आ जाए। अच्छा, ही वॉज बॉर्न इन वर्जीनिया 1913 में। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अच्छा, उसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो देयर वर वेरियस टैरिफ्स जो मैंने मेंशन किया था प्रोग्रेसिव मूवमेंट में। काफी बैंकिंग रिफॉर्म्स तो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि मैंने बताया था दैट डिवाइडेड अमेरिका इनटू अ लॉट ऑफ डिविजन्स हुई थी। फिर हर एक डिवीजन का बैंक था और सारे जो बैंक थे दे हैड टू कन्फॉर्म टू द न्यू सिस्टम। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर वन में इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था बिकॉज इनिशियली ही वांटेड टू कीप यूएस आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। He was unable to do so because a lot of the Americans sympathized with the British, with the Allies. क्योंकि एक तो उनकी हिस्ट्री थी, कल्चरल हिस्ट्री थी, ठीक है। ऑल्सो ब्रिटिश ने बहुत अच्छे तरीके से अपना सेल भी किया था अपना कॉज। उसके बाद 1915 में एक जर्मन सबमरीन ने इट किल्ड 200 अमेरिकन्स। विल्सन डिमांडेड दैट जर्मनी बेसिकली curtail सबमरीन वॉरफेयर। जब जर्मनी ने ये भी नहीं किया और आफ्टर सेवरल अमेरिकन वेसल्स वर ड्राउन्ड एंड आफ्टर द रिलीज पब्लिक रिलीज ऑफ द जिमरमैन टेलीग्राम में बेसिकली हुआ ये था कि जर्मनी ने परसुएट किया था मेक्सिको को कि यू एंटर इनटू एन अलायंस विद अस अगेंस्ट अमेरिका। जब ये रिलीज हो गया था, पब्लिक रिलीज हो गया था जिमरमैन टेलीग्राम का, तो अमेरिका ने वॉर अनाउंस कर दी थी। हाउएवर अमेरिका प्रॉमिस्ड इट वुड ओनली fight to restore democracy and would only fight to restore and to establish an international peace organization। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जब एंड ऑफ न्यूट्रलिटी होगी, अब वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स दैट आर वेरी फेमस दैट बेसिकली टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग लास्टिंग पीस नीड्स टू बी इंश्योर्ड। इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ राइट्स। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ सी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, ट्रीटीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, हाउ टू रिस्पेक्ट a lot of each other's treaties, how to respect international agreements. And after the 14 points Wilson के काफी ज्यादा famous थे। You don't need to memorize the 14 points. I'm also referring to them because again they're not important. 14 points are not important as a separate entity. You just need to know what Wilson generally talked about and what Wilson thought of when he was going through this. अच्छा, उसके बाद Wilson जो था, he wanted himself to part in the peace conference that took place after the World War I. ठीक है, विल्सन ने प्रपोज किया था कि लीग ऑफ नेशंस बनी जाए जिसमें ना सिर्फ हर मुल्क का इनपुट लिया जाए बट जर्मनी इटसेल्फ का भी इनपुट लिया जाए। ठीक है, फिर जो चार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशंस था, इट वाज इंक्लूडेड इन द पीस ट्रीटी व्हिच वाज नोन एज द फेमस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ठीक हो गया। So this basically ends your topic on Woodrow Wilson, ठीक है, his contributions in World War I, जितने भी उसने टैरिफ एक्ट्स वगैरह जो इंट्रोड्यूस किए थे, that we also mentioned previously। इसके अलावा जो यूएस इंपीरियलिज्म था वो भी आपका कवर हो गया है। So that's 2 topics in my opinion जो कि covered है इसमें। Thank you so much।